आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स बल और गति के नियम को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बल और गति के नियम का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और गति का पहला नियम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग गति के दूसरे नियम को पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम में कहा गया है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। अब हम लोग के सामने सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है संवेग। ये वर्ड संवेग क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस लॉ में ही बोला गया किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। तो जब तक हम लोग को संवेग नहीं पता होगा तब तक हम संवेग में परिवर्तन की दर के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग पहले जानेंगे कि संवेग क्या होता है। तो संवेग का यहाँ डिफिनेशन है, लेकिन इस डिफिनेशन के जानने के पहले हम लोग कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल को देखते हैं। जब हम लोग कैरम खेलते हैं तो कैरम में मान लेते हैं कि ये एक स्ट्राइकर है, ठीक है, और ये है एक गोटी, ठीक है। अगर हम इस गोटी को मान लेते हैं कि एक बराबर मात्रा में बल लगा कर, मतलब इस स्ट्राइकर को हम हिट करते हैं, मान लेते हैं 5 न्यूटन के बल लगाकर, ठीक है, और ये अपने पोजीशन से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे चली जाती है, ठीक है। और अब हम इस स्ट्राइकर को 5 न्यूटन का बल लगाकर अगर ढकेलते हैं तो हम देखेंगे कि ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को कवर नहीं करेगी। मतलब अगर हम इस छोटी गोटी को और इस बड़े स्ट्राइकर को अगर बराबर बल से लगाकर ढकेलते हैं तो हम देखते हैं कि गोटी जो है ज़्यादा दूरी तय करती है और स्ट्राइकर जो है वो कम दूरी तय करता है। इसी के कंपेयर में एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हम क्रिकेट का बॉल और टेनिस बॉल को अगर कोई बराबर स्पीड से क्रिकेट का बॉल या टेनिस का बॉल आ रही है तो हम देखते हैं कि क्रिकेट बॉल को हमको रोकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जबकि उस टेनिस बॉल को रोकने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है संवेग। तो संवेग क्या कहता है, हम संवेग के बारे में जानेंगे। तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। यानी संवेग जो है कैसा राशि है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का क्या है, गुणनफल। यानी उस कंडीशन में ये होता है कि जब हम क्रिकेट के बॉल को रोकना चाहते हैं तो वहां पर संवेग काम करता है, ठीक है, और जिस वस्तु में द्रव्यमान और वेग ज्यादा है उसका संवेग क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान और वेग कम रहता है उसका संवेग क्या होता है, कम रहता है। इसी के आधार पे हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग संवेग के बारे में पहले जाने कि संवेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का क्या है, गुणनफल। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग को हम गुना करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, संवेग। संवेग को इंग्लिश में हम मोमेंटम कहते हैं और इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से P बराबर हम लिख सकते हैं mv, जहां m क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है और v उस वस्तु का वेग। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। तो संवेग बराबर हो गया हमारा द्रव्यमान इंटू वेग। अब संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं संवेग का एसआई मात्रक। तो जैसा कि हम द्रव्यमान का एसआई मात्रक पढ़े कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी, ठीक है, और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से संवेग का एसआई मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा संवेग का मात्रक है। तो अब हम लोग संवेग को जान लेते हैं और संवेग को पढ़ने के बाद हम अब अपने न्यूटन के द्वितीय गति नियम पर चलते हैं। अब हम लोग को न्यूटन का द्वितीय गति नियम में जो बात कहा गया उसको हम समझते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, यानी किसी वस्तु में संवेग का जो परिवर्तन होगा उस संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा न्यूटन के द्वितीय गति नियम में किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के क्या है, समानुपाती। तो मान लेते हैं कि ये एक हमारा
कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और ये वस्तु u वेग से चल रही है। अब यहाँ पे कहा गया कुछ समय के बाद, मान लेते हैं कि t समय के बाद ये m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चलने लगी। यानी t समय के बाद, समय में चेंजिंग जो है वो कितना है t समय के बाद ये m द्रव्यमान की वस्तु जो कि u वेग से चल रही थी, यही वस्तु अब v वेग से चलने लगी। तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वस्तु का प्रारंभिक संवेग। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग निकालेंगे तो इसे हम P1 मान लेंगे और ये P1 हो जाएगा हमारा mu। क्यों होगा mu? क्योंकि संवेग के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि संवेग जो है वो क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो P1 बराबर हम लिख सकते हैं mu, वस्तु का अंतिम वस्तु का प्रारंभिक संवेग जिसे हम P1 लिखेंगे और वस्तु का अंतिम संवेग P2। ये जो संवेग है वो t समय के बाद संवेग हुआ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया कि संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर कहने का मतलब है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F समानुपाती P2 माइनस P1 बाई T। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती है। तो बल को हम जानते हैं कि F से डोनेट करते हैं, तो ये F समानुपाती, यहाँ हम पहले लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर। तो ये संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। अब यहाँ हमारा संवेग में परिवर्तन कैसे हुआ है, तो संवेग परिवर्तन हुआ P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T। यानी T समय के बाद हमारा संवेग mu से क्या हो गया है, mv हो गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं F समानुपाती, यहाँ पर हम P2 का वैल्यू mv माइनस mu डिवाइडेड बाई T लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि P2 का वैल्यू mv था और P1 का वैल्यू mu है, तो हम इसे mv माइनस mu लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम m को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा mv माइनस u बाई टी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको इतना लिख सकते हैं। हम लोग इधर देखेंगे, यहाँ पर F समानुपाती क्या हो गया, mv माइनस u बाई टी। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो ये F बराबर हम लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़े हैं कि v माइनस u बाई टी बराबर क्या होता है a, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F समानुपाती m a। तो यहाँ पर F समानुपाती क्या हो गया, m a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F बराबर k m a, k m a। F बराबर हम क्या लिखेंगे, k m a, जहां k स्थिरांक है, k क्या है, एक स्थिरांक। तो अब इस प्रकार से हमारा बल का डिफिनेशन हुआ कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है और उसका त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ऐसे स्थिति में उस वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगेगा। यानी ऐसे स्थिति में k का वैल्यू क्या होगा, 1। तो हम इस प्रकार से अगर k को 1 करते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma। और यही हमारा न्यूटन के द्वितीय गति नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम को पढ़ते हैं और इसके व्यंजक को समझते हैं। एक बार इसको फिर से समझेंगे, क्या कहा गया है। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम में कहा गया किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है। यानी अगर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगी तो वो उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगी और ये जो परिवर्तन होगा वो बल के दिशा में होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वो u वेग से चल रहा है।
टी समय के बाद वो वस्तु जो है v वेग से चलने लगता है। तो चूंकि u वेग से उस वस्तु में वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो इस स्थिति में हम इसका संवेग निकालेंगे। तो इसका संवेग mu निकला और इसका संवेग mv निकला। तो इन दोनों संवेग के परिवर्तन को हम निकालेंगे। तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है हमारा, p2 माइनस p1। अगर हम संवेग में परिवर्तन निकालना चाहेंगे तो संवेग में परिवर्तन क्या निकलेगा, p2 माइनस p1, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग p2 माइनस p1। और उससे दर कहा गया है, तो कितना समय में संवेग में परिवर्तन हुआ, तो t समय में, इसलिए हम लोग f समानुपाती p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय t लिखते हैं। अब p2 का वैल्यू हम लोग कितना पढ़े हैं, mv पढ़े हैं, तो mv पुट करते हैं। p1 का वैल्यू कितना पढ़े हैं, mu पढ़े हैं, तो mu पुट करते हैं और उसे डिवाइडेड बाय t करते हैं। अब यहाँ से हम m को कॉमन करेंगे तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। और हम लोग गति में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार से f समानुपाती a में हो गया। अब हम यहाँ एक बराबर k a में लिखेंगे, जहाँ k क्या है, k एक स्थिरांक है। और इसके बारे में कहा गया कि अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है और उस वस्तु का त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ऐसे स्थिति में उस वस्तु पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो उस कंडीशन में k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, इसलिए f बराबर क्या हो गया, a में। तो इस प्रकार से हम लोग संवेग और न्यूटन के द्वितीय गति नियम को पढ़ लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम का डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में, न्यूटन के द्वितीय गति नियम का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है। आप लोग देखे होंगे कि जब आप किसी कच्चे फर्श पे कूदते हैं तो वहां पर कूदने में आपको चोट कम लगेगा, जबकि इसके दूसरे विपरीत कंडीशन में जब हम किसी पक्के फर्श पे कूदते हैं तो हमें चोट ज़्यादा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ये है कि जब हम किसी कच्चे फर्श पे कूदते हैं तो कूदने की स्थिति में हमारा पैर जो है वो क्या होता है, फर्श में यानी कच्चे फर्श में थोड़ा सा धंस जाता है और हमारा पैर कुछ समय के बाद जो है स्थिर होता है, जिस कारण से हमारे पैर पर बल जो है वो कम मात्रा में लगता है। जबकि जब हम किसी पक्के फर्श पे कूदते हैं तो उस स्थिति में कूदते ही हमारा पैर जो है वो स्थिर हो जाता है और हमारे पैर पर काफ़ी अधिक मात्रा में बल लगता है। यही कारण है कि जब हम किसी कच्चे फर्श पे कूदते हैं तो संवेग घट जाने के कारण हमारे पैर पर बल कम लगता है, तो हमें चोट कम लगती है, जबकि पक्के फर्श पर संवेग में परिवर्तन नहीं हो पाता है और हमें चोट अधिक मात्रा में लग जाती है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल भी संवेग से परिवर्तन से रिलेटेड है। क्रिकेट बॉल को कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। आप लोग क्रिकेट के खिलाड़ी को बॉल को कैच करते समय देखे होंगे कि अपने हाथ को पीछे की तरफ कैरी करता है, यानी बॉल को पीछे की तरफ ले जाता है हाथ को, ताकि वो आसानी से बॉल को कैरी कर सके। तो इसका क्या कारण है कि खिलाड़ी अपने हाथ को बॉल को पकड़ने के लिए पीछे की ओर ले जाता है। तो इसका कारण ये है कि जब हम किसी क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो उस स्थिति में बॉल जो है तेज गति से आते रहता है, यानी इसका संवेग तेज होता है। जब हम बॉल को कैच करेंगे उस स्थिति में बॉल क्या करेगा, हमारे हाथों पर बल लगाता है, और जब हम बॉल को पकड़ लेते हैं तो उस स्थिति में बॉल का संवेग क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो अगर हम अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं तो उस स्थिति में बस बॉल के संवेग परिवर्तन का दर जो है बढ़ जाता है, यानी संवेग में परिवर्तन हो जाता है और संवेग जो है जिस कारण से हमारे हाथों पर कम बल लगता है। यानी हाथ को हम पीछे जब खींचते हैं तो संवेग में परिवर्तन होता है और हाथ पर बल की मात्रा कम लगती है। इसके विपरीत जब हम बॉल को आगे से कैरी करने का प्रयास करते हैं उस स्थिति में तेज संवेग होने के कारण हमारे हाथ पे चोट लग जाता है। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल कि क्रिकेट बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है ताकि संवेग में परिवर्तन करे और उसके हाथ पर कम बल लगे। और हमारा थर्ड एग्जाम्पल है बॉक्सर का अपने सिर को पीछे करना। आप लोग बॉक्सिंग के खेल में बॉक्सर को अपने सर को पीछे करते हुए देखे होंगे, यानी बॉक्सर जो होता है वो पंच के अटैक से बचने के लिए अपने सर को पीछे की तरफ ले जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई बॉक्सर अपने सर को पीछे ले जाता है तो वो अपोनेंट के पंच के जो प्रभाव है यानी उसके संवेग को कम करने का प्रयास करता है। उस स्थिति में उसके पंच का प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है और उसके
द्वारा लगाया गया बल का मात्रा घट जाती है। यही कारण है कि बॉक्सर अपने सिर को पीछे की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम को पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड दैनिक जीवन में एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और कमेंट करें आपको अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।